नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम ओजोन लेयर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर इसकी अवस्थिति अच्छी होती है, कहाँ नुकसानदेह होती है, ये सब भी हम जानेंगे और ये देखेंगे कि कैसे ऑक्सीजन का रूपांतरण होता है ओजोन के रूप में। तो यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं ना, ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स को दर्शा रहा है। वायुमंडल की परतों को हम समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ओजोन इन्हीं में छिपी हुई है। तो ये हमारी पृथ्वी है, ये आप देख रहे हैं मदर अर्थ। ये देखिए अर्थ का पूरा सरफेस और इसके चारों ओर जो सबसे पहली वायुमंडल की परत हमें दिखाई देती है जिसका कि घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ सघनता गैसों की ज़्यादा होती है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी यहाँ सबसे अच्छे से काम करती है। तो ये है ट्रोपोस्फियर और जितनी भी मौसम से संबंधित गतिविधियाँ होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो यहीं पर संपन्न होती हैं। चाहे वो आंधी तूफान है, ओलावृष्टि है या जितना भी मौसम का डिस्टर्बेंस है, वो सब इसी लेयर में होता है। इसके ऊपर जो परत पाई जाती है वो अपेक्षाकृत शांत होती है और यह है स्ट्रेटोस्फियर। रेंज जो इसकी है वो 12 से लेकर लगभग 50 किलोमीटर के बीच में होती है और यहीं पर पाई जाती है ओजोन। 20 से लेकर लगभग 30 तक इसकी जो सघनता है वो स्थित होती है। ओजोन की उपस्थिति की वजह से जब स्ट्रेटोस्फियर की इस सीमा में हम आते हैं जहाँ ओजोन पाई जाती है तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखाई देता है, मतलब ज़्यादा होता है। सामान्य परिस्थितियों में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यानी ऊंचाई बढ़ती है, नीचे से ऊपर की ओर ट्रेवल करते हैं, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर में कमी आती है। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। लेकिन ओजोन जहाँ अवस्थित होती है स्ट्रेटोस्फियर में, वहाँ पर एकाएक तापमान में हम वृद्धि देखते हैं। वजह यह है कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सोखती है, एब्जॉर्ब करती है और उसी से अपना पूरा निर्माण करने का काम करती है। मतलब जो ओजोन का फॉर्मेशन होता है उसमें ऑक्सीजन के परमाणु आपस में जुड़ते हैं। 3 ऑक्सीजन के परमाणु आपस में जुड़कर ओजोन का एक अणु बनाते हैं, ये आप जानते हैं। तो ये कैसे होता है? ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से ही होता है। तो चूंकि ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है तो इसीलिए टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होता है। इसके बाद नंबर आता है मेसोस्फीयर का, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर वाली वायुमंडल की परत होती है और ये 50 से लेकर लगभग 80 किलोमीटर के बीच में इसकी जो रेंज है वो अवस्थित होती है। यहीं पर आपकी कार्मेल लाइन है 100 किलोमीटर के आसपास और थर्मोस्फीयर इसके ठीक ऊपर है, 80 से लेकर 700 किलोमीटर के बीच में इसकी जो रेंज है वो पाई जाती है। एक्सोस्फीयर जो है ये सबसे बाहरी परत होती है। इसकी जो नीचे वाली लिमिट है वो तो पता है, थर्मोस्फीयर के ठीक ऊपर स्टार्ट होता है, लेकिन जो आउटर लिमिट है वो मालूम नहीं होती है क्योंकि ऊपर जाते जाते इसकी डेंसिटी इतनी कम होती जाती है कि ये अंत में वायुमंडल इसका जो है, मतलब वायुमंडल की आखिरी परत ये खुद है, तो ये अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। वहाँ पर विलीन हो जाता है जहाँ अर्थ की ग्रेविटी इस पर काम करना बंद कर देती है। तो इस तरीके से ये वायुमंडल की परतों को व्यवस्थित किया गया है। अब आइए जो मेन टॉपिक है उसमें चलते हैं। हम बात कर रहे थे ओजोन की, यहाँ पर वायुमंडल की परतों पर चर्चा करना उद्देश्य नहीं था। तो ओजोन की अवस्थिति कैसी होती है, निर्माण कैसे होता है, आइए देखते हैं। देखिए, सामान्य तौर पे हमें ये पता है कि ऑक्सीजन कैसी पाई जाती है। ये डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में ही पाई जाती है। हमारी जो वायुमंडल की संरचना है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन की होती है और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन की होती है और ऑक्सीजन को हम ज़्यादातर O2 के रूप में देखते हैं। O2 यानी ये डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल है। मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम पाए जाते हैं ऑक्सीजन के। लेकिन जो अपर रिचेस है इसकी, मतलब एटमॉस्फेयर की जो अपर रिचेस है, वहाँ ये जो मॉलिक्यूल हैं ये 3 के रूप में पाए जाते हैं। मतलब डाईएटॉमिक नहीं बल्कि ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल हमें देखने के लिए मिलता है और इसी ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। मतलब यहाँ पर O2 की जगह पे हमें एक और नई चीज़ दिखाई देती है जो कि है O3। मतलब 3 ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे आपस में जुड़ गए। तो नॉर्मल जो डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल वाली ऑक्सीजन होती है, ओजोन उसकी जैसी नहीं होती है। मतलब ओजोन की क्वालिटी डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं हम समझेंगे कि ऑक्सीजन हमारे लिए जीवनदायिनी है तो ओजोन भी वैसी ही होगी। ओजोन भले ही यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्शन देती हो, लेकिन ये पॉइजनस होती है। अगर ये सीधे सीधे हमारे श्वसन तंत्र के संपर्क में आए, हमारे लंग्स इससे इंटरेक्ट करें, तो ये जहरीली होती है, नुकसानदेह। इसीलिए कभी भी ये नीचे नहीं पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि ट्रोपोस्फियर में ये नेचुरली पाई जाए। अब आजकल जो पॉल्यूटेंट इतने ढेर सारे बढ़ गए हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो बनने लगे हैं, मतलब प्राइमरी तो थे ही, वो आपस में इंटरेक्ट करने लगे तो जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है उनका फॉर्मेशन होने लगता है। तो उनमें ये होता है कि अब ओजोन भी बनने लगी है नीचे की परतों पे, और नीचे जब ट्रोपोस्फियरिक लेयर में ये बनना शुरू हो जाती है सतह के पास, तो ये नुकसानदेह होती है। अब यहाँ ये भी बताया गया, यहाँ आप देख रहे हैं कि बट इट परफॉर्म्स एन इसेंशियल फंक्शन वेयर इट इज़ फाउंड। जहाँ ये नेचुरली पाई जाती है वहाँ ये इसेंशियल फंक्शन के तौर पे काम करती है। और काम क्या है वो तो आप जानते ही हैं कि हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है सन का, उसको ये एब्जॉर्ब करती है, उससे अपना भोजन तैयार करती है और हमें उस रेडिएशन से बचाती है।
अब एक चीज़ और समस्या है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ये जो प्रोटेक्शन लेयर है ये समाप्त हो रही है, धीरे धीरे करके इसमें छिद्र हो रहा है और छिद्र जो है वो बड़ा हो रहा है। हालांकि कुछ जो बीते हुए शोध है उसमें ये बताया गया है कि इसमें सुधार हो रहा है, लेकिन कोई खास विशेष सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर ओजोन लेयर जो है इसमें डिप्लेक्शन चालू है और बहुत तरह के ऐसे मैन मेड कंपाउंड हैं। कुछ तो प्राकृतिक कारण होते हैं जो कि जिम्मेदार होते हैं और ज़्यादातर इसमें हम इंसान जिम्मेदार हैं। तो मैन मेड कंपाउंड जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs जितने भी हैं, और CFC के अंदर होता क्या है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों पाए जाते हैं और ये दोनों की विशेषता ये है कि ये बड़े ही स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं और आसानी से डिग्रेडेड नहीं होते हैं। स्थिर है तो इसका मतलब ये है कि डिग्रेडेबल नहीं है। बायोलॉजिकल प्रोसेस कोई भी हो वो इन्हें आसानी से तोड़ नहीं पाता है। तो जब बायोलॉजिकल प्रोसेस से ये डिग्रेडेबल नहीं होते हैं तो उसके बाद ये एटमॉस्फेयर में लंबे समय तक बने रहेंगे और कोई भी हानिकारक चीज़ जितने लंबे समय तक बनी रहेगी उतना ही बड़ा नुकसान करेगी। कोई भी विषैला पदार्थ है अगर वो स्थायी है तो ज़्यादा नुकसानदेह होगा, अगर स्थायी नहीं है मतलब उसमें ज़्यादा टिकाऊपन नहीं है तो वो कुछ समय तक रहेगा तो उतने ही समय तक नुकसान पहुंचा पाएगा। तो कुल मिलाकर ये लंबे समय तक बना रहता है तो ज़्यादा नुकसान कर देता है। एक बार जब ये ओजोन लेयर के पास पहुंच जाते हैं, जब तक नहीं पहुंचे रहते हैं तब तक तो गनीमत रहती है, लेकिन एक बार जब ये ओजोन लेयर के पास पहुंच जाते हैं इस तरह के जो पॉल्यूटेंट हैं तो ये ओजोन के साथ मतलब ओजोन के मॉलिक्यूल जो है उनके साथ रिएक्ट करने लगते हैं। परिणाम ये होता है कि ओजोन लेयर जो है वो वहाँ से उसका रिडक्शन चालू हो जाता है, मतलब वो टूटने लगती है। ये पुरानी प्रक्रिया में इसे लौटा देते हैं, यानी ऑक्सीजन को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जो ऑक्सीजन के आपस में जुड़ने पर, ऑक्सीजन के जो एटम है उनके आपस में जुड़ने पर ओजोन का मॉलिक्यूल बना था, तो ये क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन के एटम अलग अलग कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, ओजोन विखंडित हो जाती है और ओजोन विखंडित होगी तो वहाँ जो उसकी लेयर पूरी तैयार हुई है यानी उसका जमावड़ा है वो धीरे धीरे करके क्षीण होने लगेगा, मतलब उसका जो घनत्व है वो कम होने लगेगा। रिसेंटली दे हैव डिस्कवर्ड, यहाँ साइंटिस्ट जो है उनकी बात की जा रही है, होल इन ओजोन लेयर एबव द अंटार्कटिका। कभी कभी हमारे दिमाग में ये आता है कि प्रदूषण तो जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा होता है, तो फिर एशिया या फिर यूरोप या इस तरह के जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है, तो भाई वहाँ पर ओजोन में छेद होना चाहिए था, क्योंकि ये जो CFC का उत्सर्जन हो रहा है अलग अलग चीज़ों से, चाहे वो एयर कंडीशन हो या रेफ्रिजरेटर हो, तो उनका उपयोग अंटार्कटिका पे कहाँ हो रहा है। वहाँ तो निर्जन जैसा स्थान है, मतलब आबादी गिनी चुनी ही पाई जाती है, गिनी चुनी क्या एकदम नहीं पाई जाती है, जो शोध करने जाते हैं वही वहाँ पे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ओजोन लेयर है वो वहीं पर खराब क्यों हो रही है, ये एक विचार हमारे दिमाग में आता है, तो उसका भी हम यहाँ पे समाधान करेंगे। तो फिलहाल ये ओजोन जो है ये अंटार्कटिका के ऊपर पतली हो गई है और वहाँ पर इसमें अमेरिका के साइज़ का लगभग छेद हो गया है। तो अब समस्या ये है कि जब ओजोन में इस तरह के छेद बनने शुरू होंगे तो इसका नतीजा ये होगा कि जो UV रेडिएशन है वो पूरा का पूरा अर्थ पे पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो अपनी चरम सीमा पर है, मतलब हम क्लाइमेट को डिस्टर्ब तो कर ही रहे हैं, सुधार करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो भी पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ से हम उत्सर्जन लगातार कर रहे हैं जो CFC या इस तरह के हानिकारक पदार्थ हैं, और ऊपर से ये जब UV रेडिएशन पूरी मात्रा में पहुँचने लगेगा तो एक तो ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देगा, दूसरे जो पौधों की वृद्धि है उनको प्रभावित करेगा, और जितने भी कोशिका संबंधी रोग हैं वो तो फैलेंगे ही, जैसे कि कैंसर या इस तरह की और भी घातक बीमारियां। तो तमाम इसके दुष्प्रभाव हैं, सिर्फ इतने ही नहीं है, तो ये चिंता का विषय है, मतलब इसमें और प्रयास करने की आवश्यकता है। जो अभी तत्काल हमारी तरफ से एफोर्ट किए जा रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं। ओजोन जो कि 3 एटम कंपाउंड है ऑक्सीजन का, मतलब 3 एटम जो ऑक्सीजन के हैं वो आपस में मिले तो ओजोन का फॉर्मेशन हुआ, ये दोनों ही स्थितियों में पाया जाता है। ये हमने पीछे भी चर्चा की थी कि ये नीचे भी पाया जा सकता है और ऊपर तो पाया ही जाता है। तो नेचुरल फिनोमिना जो है इसमें ये स्ट्रेटोस्फीयर में ही आमतौर पे पाया जाता है, लेकिन अगर ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के तौर पे बन जाए, मतलब इसका फॉर्मेशन हो जाए, तो ये ग्राउंड लेवल यानी जो ट्रोपोस्फीयर की सबसे नीचे की स्थिति है, ज़मीन के आसपास का एरिया है, वहाँ पाया जा सकता है जहाँ हम लोग रहते हैं। और यही यहाँ निर्धारित करता है कि ओजोन अच्छी है कि बुरी है, गुड है कि बैड है। तो अगर ये ऊपर पाया जा रहा है तो उसे हम कहेंगे गुड ओजोन, ये नेचुरल ओजोन है जो कि प्रकृति की ओर से हमें सुरक्षा के लिए दी गई। देखिए आप, ओजोन अगर नेचुरली इन अर्थ्स अपर एटमॉस्फियर, जिसे कि आप स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, वेयर इट इज फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट शील्ड अस फ्रॉम द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। जो सूर्य की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं उससे ये हमें प्रोटेक्ट करती है। और जितनी भी ओजोन डिप्लेटिंग गैसेज हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हेलोन्स हैं, ये सब क्या करते हैं, इस प्रोटेक्टिव शील्ड को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं और इसी वजह से छेद बनना शुरू हो गया है। और भारत ने क्या इसमें प्रयास किया है, क्योंकि ओजोन नष्ट हो रही है तो हर देश इसमें अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है तो ये अपनी तरफ से कोशिश करेगा। किगाली अमेंडमेंट जो है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें कि फेज डाउन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का जो टारगेट है उसको रखा गया है कि आप सभी जो है इस दिशा में काम करें, और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या इससे संबंधित विषैले रसायन हैं जो कि ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं उनका इस्तेमाल कम से कम हो, उस पर पाबंदी लग सके। तो भाई ये भी है कि आप इस्तेमाल तो कम कर देंगे लेकिन उसका विकल्प भी होना चाहिए। ये सस्ता और सरल विकल्प था तो लोग इस्तेमाल करते थे, अब इसके बदले में कोई अच्छा विकल्प होगा तो देश उस पर अमल करेंगे, अदरवाइज चोरी छिपे इस्तेमाल होगा फिर, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो इस दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी पूछा जाता है कि किगाली अमेंडमेंट और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका संबंध किससे है।
तो ओजोन परत से ये संबंधित है, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों से संबंधित। और बैड ओजोन क्या होती है? तो ट्रोपोस्फियर की जो निचली लेयर है वहाँ अगर ये बन जाती है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के तौर पे, तो ये बैड ओजोन होती है, ये फिर पॉइजनस हो जाती है, नुकसानदेह। और बनती कैसे है? तो जो बेसिक पॉल्यूटेंट है यानी प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, तो उसमें जितनी भी कार्स हैं या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, पावर प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स हैं, रिफाइनरीज हैं या केमिकल प्लांट हैं या अदर सोर्सेज तमाम हैं जहाँ से इन पॉल्यूटेंट्स का उत्सर्जन होता है। तो जब ये सनलाइट के साथ रिएक्ट करने लगते हैं, मतलब केमिकली रिएक्शन वहाँ चालू हो जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तब ये जो बैड ओजोन है इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और बैड ओजोन जब बन जाती है तो वो लंबे समय तक नीचे टिकी रहती है और नुकसान करती है। सरफेस लेवल की जो ओजोन है वो हानिकारक होती है, ये आपको यहाँ क्लियर कट बताया गया। अब फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन ओजोन का कैसे होता है वो आपको समझना आवश्यक है। तो जो अपर स्ट्रेटोस्फीयर है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, द अपर स्ट्रेटोस्फीयर कॉन्सिस्ट ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ओजोन, O3 यानी ओजोन आप सिंपल समझ गए हैं, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसकी की जो वेवलेंथ है वो कितनी होती है? तो लैम्डा इज इक्वल टू 255 नैनोमीटर के आसपास होती है, कमिंग फ्रॉम सन। और ये जो है ये सन से हमें जो प्राप्त होता है नुकसानदेह होता है। अब ये नहीं है कि पूरा जो सोलर रेडिएशन है वही नुकसानदेह है, यहाँ पर वेवलेंथ के आधार पर ये डिसाइड किया गया है कि भाई इस रेंज का जो सोलर रेडिएशन है वो हमारे लिए हानिकारक है और ये वाला जो है ये सकारात्मक है। दीज रेडिएशंस कॉजेज स्किन कैंसर, मेलानोमा जिसे आप कहते हैं, और भी तमाम जितने भी सेल की डिस्टर्बेंस होती हैं वो सब इससे पैदा होती हैं। और ओजोन शील्ड इन्हीं सब जितने भी यूवी रेडिएशन का खराब पार्ट होता है उसको रोकने का काम करती है और उससे अपने फॉर्मेशन को कंप्लीट करती है। अब आप देख रहे हैं कि ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, मतलब नेचुरल ओजोन की बात की जा रही है। तो ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन, ये कुछ और नहीं है, यूवी रेडिएशन की वजह से ही इसका फॉर्मेशन होता है। इस पर हमने पर्याप्त चर्चा की। और जो डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और इस प्रकार से O3 का फॉर्मेशन होता है। तो यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन, यहाँ पर ये क्या करता है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को स्प्लिट करने का काम करता है और उसे फ्री ऑक्सीजन यानी O जो है मतलब एटम फॉर्म जो उसका होता है, एटॉमिक फॉर्म होता है, उसमें कन्वर्ट करती है। और दीज ऑक्सीजन एटम, यहाँ आप देखें, दीज ऑक्सीजन एटम कंबाइंड विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। ऐसा नहीं है कि पूरा जो O2 है उसका स्ट्रक्चर बिगाड़ के सबको ये O में कन्वर्ट कर देता है, ऐसा नहीं होता। कुछ जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं उसको ये इस तरीके से तोड़ देता है जो कि बाकी जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके O3 का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, मतलब यूवी रेडिएशन इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है उसकी। अब देखिए ओजोन जो है ये थर्मोडायनेमिकली अगर देखा जाए तो अनस्टेबल होती है और ये सरलतापूर्वक जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है उसमें डिकम्पोज हो जाती है, ये इसकी खासियत है। द मेन रीजन ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेक्शन इज बिलीव टू बी द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड, ये हमने पीछे भी कहा था और यहाँ भी देखें जो CFC कंपाउंड है उसी की वजह से इसका डिप्लेक्शन हो रहा है और इन्हें फ्रेयॉन भी कहा जाता है, इन्हीं का जो दूसरा नाम है वो फ्रेयॉन है। दीज कंपाउंड्स आर नॉन रिएक्टिव, नॉन फ्लेमेबल, नॉन टॉक्सिक। अब ये अच्छी बात है कि ये न तो ज़्यादा रिएक्ट करने वाले हैं, ज़्यादा इनमें ज्वलनशीलता नहीं है और ये जहरीले भी नहीं है। तो फिर ऐसे ही जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं की तो आवश्यकता होती है, तो इसी वजह से इन्हें दैनिक जो आवश्यकता की चीज़ें हैं उनमें यूज़ किया जाता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इस तरह की चीज़ों में। और जो प्लास्टिक फोम का प्रोडक्शन होता है उस इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जो कल पुर्जे होते हैं उनको साफ़ करने के लिए, जो कंप्यूटर पार्ट्स होते हैं उनकी सफाई के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा नुकसानदेह है, सामान्य तौर पर प्रत्यक्ष तौर पर ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन ओजोन को नुकसान करती है। तो ओजोन होल की चर्चा हमने की थी, अब यहाँ थोड़ा और विस्तार से देख लीजिए। देखिए 1980 का जो समय था उस समय एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट जो है वो वर्क कर रहे थे अपना एंटार्कटिका पे और उन्होंने देखा कि भाई ओजोन लेयर में ये छेद बन रहा है, यहाँ पे जो उसकी सघनता है उसमें कमी आ रही है। तो ओजोन लेयर में जो डिप्लेक्शन हो रहा था उसको इन्होंने देखा और इसी को हम ओजोन होल के नाम से जानते हैं। तब पता लगा, मतलब साउथ पोल पे इसकी जानकारी पहली बार जो 1980 का समय था उस समय होती है, यानी काफ़ी बाद में होती है। इट वॉज फाउंड दैट अ यूनिक सेट ऑफ कंडीशन। अब यहाँ देखें कि लोगों के मन में ये विचार पहले ही आया कि जो प्रदूषण मुक्त जगह है, जहाँ की प्रदूषण इतनी ज़्यादा मात्रा में या नहीं के बराबर है, ठीक, तो ऐसे स्थान पर ओजोन में छेद क्यों हो रहा है? ये तो वहाँ होना चाहिए जहाँ पर इन पदार्थों का, जैसे CFC है तो उसका उत्सर्जन जहाँ ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे होना चाहिए, तो वहाँ ना होकर ये पोल्स पे ही क्यों हो रहा है? तो यूनिक सेट ऑफ कंडीशन यहाँ रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन होल के लिए। समर सीजन जो होती है यानी गर्मी का मौसम, उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मेथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरीन एटम फॉर्मिंग क्लोरीन सिंक। इसमें होता ये है ना कि जो मेथेन है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन एटम के साथ अपना रिएक्ट करती हैं और इस प्रकार से क्लोरीन सिंक तैयार होता है, क्लोरीन का पूरा एक बड़ा भंडार तैयार होता है और क्लोरीन सिंक में क्लोरीन को डंप करके रखा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो क्लोरीन नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तो समर सीजन में तो बात अच्छी है, लेकिन जब विंटर सीजन होता है यानी ठंडी होती है, कुल मिलाकर विंटर सीजन का मतलब जाड़े का ही मौसम हो, ये आवश्यक नहीं है, पोल्स पे तो हमेशा सर्दी होती है, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो जो विंटर सीजन होता है उसमें क्या होगा
कि स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड्स कॉल्ड पोलर स्ट्रेटोस्फियरिक क्लाउड्स, ये जो विशेष प्रकार के बादल होते हैं ना, इनको पोलर स्ट्रेटोस्फियरिक क्लाउड्स कहा जाता है। ये एक तरह का प्लेटफॉर्म बना कर देते हैं और ये अंटार्कटिका पे हमें दिखाई देते हैं, नजर आते हैं। और ये जो स्ट्रेटोस्फियरिक क्लाउड्स होते हैं, ये पूरा एक सरफेस, एक प्लेटफॉर्म बना कर देंगे जिस पर कि क्लोरीन नाइट्रेट जो है वो हाइड्रोलाइज्ड होगा और उसके बाद हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो कुल मिलाकर क्लोरीन को वहाँ पर एक स्थायी बेस मिल जाता है और यही वजह है कि वो ओजोन को आसानी से नुकसान पहुँचा पाती है। अब इफेक्ट ऑफ डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, क्या प्रभाव हो सकता है? तो प्रभाव तो आप सभी जानते हैं कि अगर ओजोन लेयर नष्ट हुई या नष्ट होने की शुरुआत हुई तो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूवी रेडिएशन जो है वो अर्थ के सरफेस पर पहुंचेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो छन नहीं पाएगा, मतलब जो स्ट्रेटोस्फियरिक लेयर थी या ओजोन लेयर जो है उससे ये छन कर बाहर नहीं आ पाएगा, सीधी सीधी मात्रा में पहुंचेगा। और इस वजह से चमड़ी जो है लोगों की खराब होगी, उसमें एजिंग का प्रोसेस होगा। इसके अलावा जो कैटरेक्ट है वो होगा, यानी मोतियाबिंद लोगों को ज़्यादा होगा। सनबर्न की जो तकलीफ है वो होगी। ये तो सामान्य समस्याएं हैं। साथ में स्किन कैंसर और बहुत तरह के जो फाइटोप्लैंक्टन है वो मरना शुरू हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि जो मैरिन ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब पूरा एक्वाटिक जो सिस्टम होता है, इकोसिस्टम होता है, वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स वही भूमिका निभाते हैं जो कि हरे भरे पौधे हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में निभाते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स अगर मरना शुरू हुए तो उसके बाद जू प्लैंक्टन्स मरेंगे तो मछलियाँ मरेंगी, और मछलियाँ मर गई तो जो उन पर निर्भर रहने वाले जलीय जीव हैं वो भी मर जाएंगे। यानी पूरी जो जलीय आबादी है, मतलब पानी का इकोसिस्टम है, वो तबाह हो जाएगा। तो फाइटोप्लैंक्टन्स की डेथ होने लगेगी। इसके अलावा जो फिशेज हैं उनकी प्रोडक्टिविटी डैमेज होने लगेगी, मतलब उनका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो बाधित हो जाएगा। तो ये सारे बड़े नुकसान हैं। साथ में एक चीज़ और समस्या है कि इट हैज़ आल्सो बीन रिपोर्टेड द प्लांट प्रोटीन्स गेट इजिली अफेक्टेड बाय यूवी रेडिएशन। जो प्लांट प्रोटीन है वो भी इससे इजिली अफेक्टेड होता है और इस वजह से प्लांट्स के अंदर हार्मफुल म्यूटेशन चालू हो जाता है। जो प्लांट्स की सेल है वो म्यूटेंट होने लगेंगी, मतलब उनके अंदर एक द्विगुणित वृद्धि होने लगेगी और उनका जो स्वरूप है वो खराब होना शुरू हो जाता है। साथ में जो अर्थ का सरफेस है वहाँ पे वाटर का इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है, मतलब जो वाष्पीकरण की दर है वो बढ़ जाएगी, गर्मी की मात्रा बढ़ेगी तो। और इस वजह से जो प्लांट्स की लीव्स हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, मतलब उसमें से मॉइस्चर का अभाव होने लगेगा, नमी जो है वो कम होने लगेगी और जो सॉइल है वो भी सूखने लगेगी। ठीक, तो इस तरीके से यूवी रेडिएशन के बढ़ने से बहुत तरह के दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं और ये विनाशकारी हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो पेंट्स हैं और फाइबर्स हैं उन पर भी बुरा असर पड़ेगा, मतलब वो भी डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, मतलब उनका जो रंग है वो उड़ना शुरू हो जाएगा और ऐसी अनेकों समस्याएं होंगी। तो कुल मिलाकर ओजोन का संरक्षण करने की आवश्यकता है। और ओजोन लेयर नष्ट क्यों हो रही है, जब हम ये कारण जानते हैं तो उन कारणों को अगर समय रहते दूर कर लें तो ठीक है, नहीं तो ये जो प्रदूषक हैं अगर ये ज़्यादा मात्रा में बनने लगे और स्थायी होते ही है, ये आपने देखा कि आसानी से इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है, तो भविष्य में इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो इसमें हमने इतना ही देखा और तब तक के लिए नमस्कार।